हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो चैप्टर है पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जल, और ये हमारा 5वां चैप्टर है जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का। इसमें से जल जो चैप्टर है इसमें से हम पढ़ेंगे कि जल में किस तरह से आनुपातिक रूप से ये बटा हुआ है। ज्वार भाटा पढ़ेंगे, इसके बाद जो सागरों में जो क्रियाएं होती हैं वो पढ़ेंगे कि उसका परिसंचरण कैसे होता है जल का, वो पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सुनामी भी इसी चैप्टर में दिया है तो वो भी हम इसमें से डिस्कस कर लेंगे। तो आप सब जानते हैं कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जीवन है वो जल से ही उपजा है और हमारे लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम अगर जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। जब भी हम जल के बारे में बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऐसा कोई चित्र उभरता है। कैसा? जैसे हमारा नल से पानी निकल रहा है, ये जलप्रपात है, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सारा कुछ हमारे दिमाग में आने लगता है। अब बच्चे नाव भी तैराते हैं जब बरसात होती है, तो जल के इस तरह से हमारे दिमाग में बहुत सारे उपयोग निकल कर आते हैं। देखिए, जो जल होता है, जैसे जब बरसात होती है तो जल ज़मीन में जो कुछ गड्ढे होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद में वो क्या होता है कि वहाँ से वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित होके वो फिर दूसरी जगह चला जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जल जो इधर था वो दूसरी जगह चला गया, और जो दूसरी जगह था वो इधर आ गया। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उस ताप से जल वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित होके फिर वो जलवाष्प के माध्यम से वायुमंडल में रहता है और संघनित होके फिर से बरस जाता है, तो बादलों के रूप में बरस जाता है, या फिर वो हिम के रूप में भी बरस सकता है, मतलब कि पत्थर ओले भी पड़ सकते हैं। तो इस तरह से जल चलता रहता है। एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि जो जल अभी हमारे घर में है, ये जल कभी सैकड़ों साल पता चले कि दूसरे देशों में था। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो जल अमेजन नदी में बह रहा था सैकड़ों साल पहले, वो आज हमारे घर में है। तो इस प्रकार से जल जो है इसका पूरा प्रक्रम लगातार चलता रहता है। तो जल आप जानते हैं कि तीनों रूपों में भी रहता है, ठोस, द्रव और गैस। तो इस प्रकार से जल का प्रक्रम लगातार चलता हुआ बना रहता है। देखिए, यहाँ पर एक थलशाला बनाने की बात की गई है। थलशाला क्या है कि एक जैसे स्थल है उसमें हम पौधे लगा दें तो वो बन जाएगी थलशाला। तो एक जैसे छोटी सी जगह है, जैसे घर में ही हम बागान बगीचे लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक प्रयोग बताया गया है कि एक जार ले लीजिए और उसमें 1/4 उसके चौथाई हिस्से तक मिट्टी भर दीजिए, और उस मिट्टी को फिर काफ़ी तेज़ी से दबाइए, फिर इसके बाद में उसमें पौधे लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये थलशाला का निर्माण हो जाएगा। घर में भी थलशाला हम बनाते हैं। अब देखिए, जो जल है वो जल कैसा हो सकता है कि लवणीय भी हो सकता है और अलवणीय भी हो सकता है। तो लवणीय का मतलब ये है कि उसमें नमक और बहुत सारे अन्य लवणों की मात्रा घुली हुई है, जिसे हम कहते हैं लवणीय जल। और अलवणीय जल क्या होता है? अलवणीय जल वो होता है जिसमें से लवण की मात्रा नहीं होती है। जैसे हमारी जो नदियां हैं, इसके बाद में हमारे जो नल से पानी निकल रहा है, भूमि के अंदर से पानी निकल रहा है, तो ये सारे वो स्रोत हैं जहाँ जो अलवणीय हैं। तो जैसे क्या हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गए, सोते हो गए, कुआं हो गया, हिमनद हो गया, ये सब क्या हैं कि अलवणीय जल हैं। और सागरों में लवणीय जल की मात्रा अधिकांशतः पाई जाती है, जिसमें से लवण के रूप में नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl ये अधिकांशतः मात्रा में वहाँ पाया जाता है। और इसी को हम क्या करते हैं, खाने के रूप में भी नमक को प्रयोग करते हैं, जो कि सागरों से निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, एक चित्र में दिखाया गया है कि जो हमारा जल है उसका पूरा प्रक्रम कैसे होता है। आप देखिए, यहाँ पर नीचे नदी है, यहाँ से पानी वाष्पित हुआ, वाष्पित होकर फिर ये वायुमंडल में गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसका संघनन। संघनन का मतलब होता है कि वाष्प का जल की बूंदों में बदलना। अब जब जल की बूंदों में बदल जाएगा तो फिर ये देखिए वर्षा हो जाएगी। तो
तो इस प्रकार से जल का प्रक्रम पूरा चलता रहता है। अब देखिए जो जल है और जो नदियां हैं, इस वाले मैप में, ये विश्व का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, इसमें से नदियां, मुख्य मुख्य जो नदियां हैं वो दिखाई गई हैं कि कौन सी नदियां कहाँ पे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा जो ये पूरा विश्व है ये महाद्वीपों में बटा हुआ है, और इसमें से कई महाद्वीप हैं जिनमें बहुत सारी मुख्य मुख्य नदियां बहती हैं। तो उन नदियों को हम इस फिगर में देखते हैं। पहले बात करते हैं अपनी भारत की। तो देखिए अपना भारत ये है इधर, ठीक है। अब इस भारत में से दो मुख्य नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र है और दूसरी गंगा है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दो नदियां यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए इधर को जाते हैं तो यहाँ एक चीन देश है, तो चीन में हुआंगहो नदी बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये पूरा एरिया जो है ये अपना कौन सा है, एशिया का है। इसके बाद अगर हम दूसरे कॉन्टिनेंट मतलब दूसरे महाद्वीप में जाएं, तो हम मान लीजिए कि जाते हैं इसमें से यूरोप में, तो यहाँ पे दान्यूब एक नदी है, डेन्यूब वो नदी है। और हम फिर इसके बाद में जाते हैं कहाँ पे, अफ्रीका में। देखिए ये है अफ्रीका। तो ये जो अफ्रीका है यहाँ पर एक कांगो नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा जो है उसके समीप से ही गुजरती है। यहाँ पर एक नाइजर नदी भी है जिसको तेल की नदी कहा करते हैं, और इसके बाद एक ऑरेंज नदी भी यहीं पे है। अगर हम बात करें अब यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में क्या है, यहाँ पर एक अमेजन नदी है। अमेजन नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, कि ये सबसे विश्व की ज़्यादा बड़ी नदी है, क्योंकि इसमें से जल का जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल प्रवाहित करती है ये। और फिर और भी जो स्रोत हैं, जैसे कि ये इधर पे कुछ झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका जो है पूरा महाद्वीप, यहाँ पर विनिपेग झील है, सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है फ्रेंड्स, जो कि कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य मुख्य वो चीज़ें थी जहाँ पर पानी के स्रोत हैं। अच्छा, अब देखिए पानी का वितरण कैसा है। जो जल है, क्या वो जल किसी एक जगह पे है या उसका वितरण किस तरह से है, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो जल को वितरण के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो जल है वो सागरों पे है। और देखिए जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और बाकी थल है। तो ये जो जल है, तो जलों में सबसे जो ज़्यादा जल है वो कहाँ पर स्थित है, वो है महासागरों में। महासागरों में 97.3% जल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो जल है मतलब 2.7% इतना ही जल अन्य जगहों पर है, और बाकी जल 97.3% किस में है, सागरों में है। और सागरों का जल अभी हमने देखा कैसा है, लवणीय है, मतलब उसमें नमक की मात्रा है और सारे कई तरह के लवण उसमें घुले हैं, इसलिए उस पानी को साधारण से पिया नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी जगहों पर जो देखिए 2.7% है, उसमें से कहाँ कहाँ पे है, देखिए फिर है बर्फ छत्रक। ये बर्फ छत्रक के रूप में 2% पानी है। तो अब देखिए कितना बचा, 0.7%। इतना पानी सिर्फ ओनली 0.7% जो है वो देखिए कहाँ कहाँ पे है, वो है देखिए भूमिगत जल हो गया, इसके बाद झीलें हो गई, और जो स्थलीय समुद्र है, अंदर समुद्र, वो कुछ भाग हो गए। इसके बाद वायुमंडल हो गया, नदियां हो गई। तो बाकी देखिए सिर्फ 0.7% जल ही बाकी जगहों पर है जिसका हम डायरेक्ट प्रयोग कर पा रहे हैं। इसलिए पानी देखिए है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पानी हमें उपलब्ध हो रहा है पीने के लिए वो सिर्फ कितना है, 0.7%। और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि नदियों को प्रदूषित कर दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि पानी की मात्रा, जो पीने योग्य पानी है, वो बहुत ही कम होता जा रहा है, इसलिए जल का संकट बढ़ता जाता है। देखिए पानी की लवणता की अभी हमने बात की थी कि बहुत सारे पानी में लवण घुले होते हैं। तो ये जो लवणता है इसको मापते कैसे हैं, इसको मापते हैं 1000 ग्राम पे। मतलब ये हुआ कि अगर 1000 ग्राम जल है तो इसमें से कितने ग्राम लवण घुले हैं, वो जल की लवणता कहलाता है। अगर हम औसतन बात देखें तो औसतन 35 ग्राम सिर्फ लवणता है पूरे जो भी सागर हैं उनमें। लेकिन कुछ
ऐसी भी हमारे पास झीलें हैं जहाँ पर लवणता बहुत ज़्यादा है। तो एक है इज़राइल में मृत सागर। तो इज़राइल में जो मृत सागर है, इसकी जो लवणता है वो है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता, मतलब कि 1000 अगर हम इसमें से बात कर लें तो ये 340 होगी। तो इस प्रकार से लवणता में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इज़राइल में मृत सागर। और ये जो मृत सागर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर पानी में उतर जाए और वो तैरना भी नहीं जानता है तो वो डूबेगा नहीं। ऐसा क्यों? जब पानी में लवणता ज़्यादा हो जाती है तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है, और जब पानी का घनत्व बढ़ जाता है तो उसमें से डूबना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पानी में नहीं डूबेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस फिगर में कि इज़राइल कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। अब हम बात करें, देखिए ये अपना भारत है, ठीक। भारत से हम इधर को आएंगे तो यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बगल से यहाँ पर ये पोर्शन जो है, यहाँ पर है इज़राइल, ठीक है। इज़राइल हालांकि इससे बिल्कुल हम ये कहें कि पूर्व की ओर है, ठीक है। तो इस इधर पे है इज़राइल, और इस यहीं इज़राइल पे जो मृत सागर है उसकी जो लवणता है वो सबसे ज़्यादा है। एक और है तुर्की की वान झील है, वहाँ पर भी कुछ लवणता ज़्यादा वैसे पाई जाती है। अब देखिए, तो ये इतना कम जल है जो हमारे पीने के योग्य है और हम इसकी इतनी उपयोगिता है, इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमें जल को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि फिर जल की और भी समस्या हो जाएगी। इसलिए जल को बचाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें प्यास लगेगी तो उसका कोई उपाय नहीं है कि हम दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर सकें। अगर हम खाने की बात करें, अगर चावल नहीं है तो हम रोटी खा सकते हैं, रोटी नहीं है तो चावल खा सकते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं है तो उसके लिए हम दूसरे प्रयोगों में से क्या करेंगे? तो इसलिए पानी को हमें बहुत ही बचाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, हम पढ़ते हैं सागरीय परिसंचरण। सागरीय परिसंचरण क्या है? सागरीय परिसंचरण का मतलब ये है, सागर में जो कुछ क्रियाएं हो रही होंगी उन्हें हम सागरीय परिसंचरण कहेंगे। अगर जब हम सागर की बात करते हैं तो हमें तुरंत दिमाग में एक बहुत बड़ा जल राशि आता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, और उसके किनारे की बालू तो ऐसी होती है कि जैसे वो जादुई चमत्कार करते। आप अगर नंगे पैर उधर टहलें तो वो बिल्कुल जादुई चमत्कार जैसा लगेगा। और पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, है ना, वायु में जो लवण है उसकी गंध और लहरों का संगीत, ये तो लोगों को सम्मोहित कर देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे सागर हैं जो, तो ये शांत नहीं रहते हैं। तो ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत, देखिए जो तालाब हैं या झील हैं उनका जल थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके विपरीत जो महासागरीय जल है ये हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। तो सागरीय जो गतिविधियां हैं उनमें से मुख्यतः ये गतिविधियां होती हैं क्या? तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। तो हम यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। यहाँ पर एक फैक्ट्स दिया गया है कि हम जो जल दिवस है, जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अब देखिए ये तरंगे हैं, ज्वार भाटा है और धाराएं, इनको हम देखते हैं। तो तरंगों के बारे में आप जानते हैं कि जब भी हवा चलती है तो समुद्र से तरंगे निकलती हैं। जैसे अगर आप समुद्र के किनारे गेंद खेल रहे हो और अगर आपकी गेंद समुद्र में चली जाए तो ये एक बड़ा ही मनोरंजक होगा कि आपकी जो गेंद है वो अपने आप वापस तरंगों के माध्यम से लौट आती है। तो यही उठती हुई जो जल की राशि है उसे हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे बहुत कुछ जो समुद्र के अंदर होता है उसको अपने साथ बाहर भी ले आती हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से तूफान आ जाए या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं समुद्र में कि वो अनुकूल ना हो समुद्र के, तब क्या होगा कि बहुत ही विशाल तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। अगर तूफान आ जाए या तेज वायु आ जाए तब विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगें
विनाश का कारण भी हो सकती हैं। देखिए जैसे भूकंप आ जाता है, या फिर ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, या फिर जल के नीचे भूस्खलन हो जाता है। तो इस स्थिति में बहुत ही ऊंची तरंगें, 15 मीटर तक की ऊंची तरंगें उठ सकती हैं, और ये तरंगें सुनामी कहलाती हैं। मतलब ऐसी तरंगें जो बहुत ज़्यादा विशाल तरंगें हैं, उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 700 किलोमीटर तक प्रति घंटे हो सकती है। तो ऐसी जो तरंगें हैं, इन तरंगों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और ऐसी तरंगों को हम कहते हैं सुनामी। देखिए ये जो सुनामी शब्द है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक ये समुद्र है, तो जो ये समुद्र है, जैसे ये समुद्र हो गया, मान लीजिए ये समुद्र है पूरा, इसके यहाँ ये मान लीजिए कि पोताश्रय बना है, मतलब कि यहाँ पर जहाज खड़े हो सकते हैं। तो वो जब तरंगे ज़्यादा तेज आती हैं तो इसको वो डुबो देती हैं, इसको नष्ट कर देती हैं, इसलिए इसको पोताश्रय तरंगे कहा गया था। अब देखिए जो भारत में है, जैसे तो भारत में 2004 में एक सुनामी आई थी। तो इस सुनामी से हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, उसमें इंदिरा पॉइंट डूब गया था। देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वो हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे देखिए अगर हम ऐसे कहें कि ये और इस तरह से हम ये जाएं और ये, तो इधर अगर हम बात करें कि इधर पे ये, तो ये वाला जो पोर्शन है ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसका सबसे निचले वाला जो पॉइंट है, इसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से फ्रेंड जानते थे। तो ये जो इंदिरा पॉइंट था, ये इंदिरा पॉइंट 2004 जब सुनामी आई थी तो वो डूब गया था। तो यही बात कर रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है कि सुनामी क्यों आई थी। तो देखिए हम इसके पहले वाले जो हमने अध्याय पढ़े थे, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पृथ्वी है उसमें से प्लेट की प्लेट है और वो संचलन कर रही हैं। तो हमारी ये जो इंडियन प्लेट थी, ये बर्मा मतलब म्यांमार की प्लेट के नीचे धंस गई थी, इसलिए ये सुनामी आई थी। और ये सुनामी हमारे जो किनारे किनारे वाले देश क्षेत्र हैं, जैसे कि हम बात करें कि ये हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये था अपना भारत, ठीक है, और इसमें से ये देखिए ये इस तरफ के जो भी क्षेत्र थे यहाँ पर, तो ये सारे क्षेत्रों को इसने क्या किया था, प्रभावित किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे उस समय नुकसान की थी, लगभग 10,000 लोग इससे प्रभावित हो गए थे और 10,000 लोगों की लगभग मृत्यु भी हो गई थी। तो ये देखिए क्या है, ये सुनामी तरंगें थी। अब देखिए भूकंप का पता लगाना तो मुश्किल रहता है कि भूकंप कब आ सकता है, लेकिन सुनामी, अगर कोई बड़ी सुनामी आने वाली है तो लगभग 3 घंटे पहले उस सुनामी की चेतावनी जारी की जा सकती है। लेकिन ऐसी चेतावनी जारी करने के लिए हमारा जो हिंद महासागर है, यहाँ पर तो एक अच्छा तंत्र विकसित नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागर में ऐसा तंत्र विकसित है और वहाँ पर इसका पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, जब 2004 में जो सुनामी आई थी, उससे तमिलनाडु में जो हानि हुई थी उसको यहाँ पर दिखाया गया है। सुनामी जब आती है तो उसकी एक ये विशेषता होती है कि जो हमारा तट होता है, तट से पहले अंदर की ओर पानी नीचे की ओर उतरने लगता है। तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें कि ये हमारा तट था और ये सागर था, तो यहाँ से ये पानी नीचे की ओर उतरने लगा। तो लोग जो यहाँ पर थे वो सोचने लगे पानी क्यों उतर रहा है, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ इसके किनारे आ गए देखने के लिए इसको। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से तेजी से तरंगें आई और इन लोगों को डुबो गई। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो गया था। अब देखिए जो हम वहाँ पर टॉपिक देख रहे थे, तो ये हमने तरंगें देखा है ना, हम देख रहे थे कि सागर में उठने वाली उनकी परिसंचरण में क्या क्या है। तो उनमें से पहला था क्या, तरंगें। तो तरंगों के साथ साथ में हमने सुनामी तरंगों को भी पढ़ा। अब दूसरा हमारा था ये क्या था, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का मतलब ये नहीं है कि ज्वार का मतलब जिसे एक खाद्य होता है वो, और भाटा का मतलब बैगन, ऐसा नहीं है। देखिए ज्वार भाटा क्या है कि ज्वार का मतलब होता है कि महासागरीय जल का ऊपर उठना।
इसे कहते हैं ज्वार। और महासागरीय जल का नीचे गिरना नियमित रूप से फ्रेंड्स ये कहलाता है क्या, ज्वार भाटा। तो जो ज्वार भाटा होता है वो समुद्र तल का ऊपर उठना और समुद्र तल का नीचे गिरना होता है। जब ज्वार आता है तो पानी, जैसे ये इधर पानी है, ठीक है, तो ये ज्वार क्या करेगा कि मान लीजिए इधर का स्तर इसका ऊपर उठ जाएगा, फिर इसके बाद जब भाटा आएगा तो यही पानी नीचे उतर जाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्वार भाटा अपना प्रक्रम पूरा करते रहते हैं। इसमें से देखिए जो ज्वार है यह भाटा है, तो ज्वार भाटा बड़े कब आते हैं और छोटे कब आते हैं, इसको यहाँ पर एक फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। पहले थोड़ा सा ये बात जाने कि आखिर ये पानी ऊपर उठता क्यों है। तो ऊपर पानी उठने का सिर्फ ये कारण है कि हमारा जो चंद्रमा है जो उसमें क्या है कि आकर्षण है। तो चंद्रमा क्या करता है कि आकर्षण करता है जमीन का, मतलब कि पृथ्वी का। तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी। तो पानी का वो ऊपर की ओर आकर्षण करता है। इसी प्रकार से जो सूर्य है वो भी क्या करता है, आकर्षण करता है। तो आकर्षण की वजह से वहाँ पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उठान बल लगता है। तो उसी वजह से ज्वार आते हैं। अब देखिए ज्वार में से दो तरह के ज्वार हो सकते हैं। एक तो होता है लघु ज्वार भाटा और एक होता है बृहद ज्वार भाटा। देखिए बृहद ज्वार भाटा कब आता है, तो जब अमावस और पूर्णिमा होती है तब हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एक ही दिशा, मतलब एक ही सीध पे होते हैं, इसलिए पृथ्वी पर अधिक उठान बल लगता है और इस स्थिति पर ज्वार भाटा बृहद होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। लेकिन जब यही स्थिति कुछ इस तरह से हो, जैसे हम ये कह दें सप्तमी या अष्टमी के दिन, तब क्या होगा कि ये देखिए फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे को मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तब ये निम्न ज्वार भाटा आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब सप्तमी या अष्टमी होती है। और जो बृहद ज्वार आते हैं वो कब आते हैं, वो दो स्थिति में आते हैं, जब क्या हो कि या तो अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा हो। तो इस प्रकार से हमारे ये ज्वार आते हैं। अब देखिए ज्वार भाटा हो गया। अच्छा अब देखिए एक और वो था इसमें से कि महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या थी, हम संचलन पढ़ रहे हैं, तो संचलन में हमने कुछ चीज़ें देखी। क्या देखा, एक तो हमने देख लिया कि तरंगे, दूसरा देख लिया ज्वार भाटा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, महासागरीय धाराएं। तो धाराएं क्या होती हैं, जैसे देखिए अपना पूरा ये ग्लोब है, ठीक है, ये पूरा ग्लोब है। तो ग्लोब में यहाँ पर से भूमध्य रेखा है और यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, और यहाँ जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तापमान ध्रुवों पे कम रहता है। तो ये जो यहाँ जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा से, यहाँ से गर्भ धाराएं ऊपर की ओर बहती हैं और नीचे की ओर, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो धाराएं बहती हैं वो धाराएं कैसी हैं, गर्म धाराएं हैं। और जो धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं वो ठंडी धाराएं हैं। एक बात और, जहाँ पर धाराएं आपस में मिल जाती हैं वहाँ पर मत्स्य पालन अच्छा होता है। मतलब जैसे एक ये धारा गर्म है और एक ये धारा ठंडी है, अगर ये दोनों एक जगह पे मिल रही हैं तो यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाना बनता है। खाना मतलब वहाँ पे बहुत ही समुद्री घास होती है जिसको मछलियाँ खाती हैं, तो वो इधर पर ज़्यादा होती है, इसलिए मछलियाँ यहाँ पर ज़्यादा होंगी। जैसे दो धाराओं की बात की गई है कि जो गल्फ स्ट्रीम है, एक गर्म धारा है, और एक लेब्राडोर की धारा है, वो दोनों आपस में मिलती हैं तब वहाँ पर ज़्यादा मछली उत्पादित होती हैं।
इसको ये देखिए, यहाँ पर ये सारी धाराओं के बारे में दिखाया गया है और इन धाराओं को हम थोड़ा सा इस फिगर में ही देखते हैं। तो कुछ जो मुख्य धाराएं हैं उनको आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब ये भूमध्य रेखा से गर्म धाराएं नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी। तब देखिए यहाँ पर ये एक धारा को देखिए, ये और ये कहलाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा और ये गर्म धारा होती है। इसके बाद एक दूसरी धारा उधर से यहीं पर आके मिलती है इस जगह पे, वो है लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा इधर पर आके मिलती है और ये गल्फ स्ट्रीम की, तो यहाँ पर मछली उत्पादन अच्छा होता है। इसी प्रकार से कुछ और भी हैं, जैसे ये देखिए ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील के पास ब्राज़ीलियन धारा है। यहाँ पर बेंगुला की धारा है ना, हम्बोल्ट या बेंगुला की धारा है। अब देखिए ये वाली धारा ठंडी है और ये कहाँ की ओर जा रही है, ये भूमध्य रेखा की ओर जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो धाराएं हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो धाराएं हैं जापान के पास में, तो ओयासियो कुरेसियो धाराएं हैं, तो ये धाराएं इस प्रकार से बहती हैं। हालांकि इनको अगले जो और भी क्लासेस रहेंगे उनमें आपको और भी अच्छी तरह से ये देखने को मिलेगा। और जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती हैं वहाँ पर कोहरा भी फ्रेंड्स काफ़ी रहता है। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल से वो हैं प्रश्न हैं, इनको वहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें से पहला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल चक्र। जल चक्र का मतलब क्या है कि पानी एक जगह रहेगा, वहाँ से वाष्पित होकर दूसरी जगह पहुँचेगा, दूसरी जगह से फिर अलग तीसरी जगह, तो ये जल चक्र कहलाता है। अगला है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट, इक्वेटर के निकट, अभी हमने देखा उसमें। फिर क्या है, दिन में 2 बार नियम से सागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना, ये क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। मतलब ज्वार भाटा जो है वो एक दिन में 2 बार आते हैं और नियत रूप से उनका ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये था ये वाला चैप्टर जिसमें हमने जल के बहुत सारी इवेंट्स देखे, है ना, जिसमें से हमने सागरीय जो परिसंचरण है वो देखा, लवणता देखी और जल का जो स्वरूप है कहाँ पे कितना है उसको देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।